जय हिंद बच्चों। वनडे वॉरियर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो से आज का वीडियो एकदम बिल्कुल अलग होने वाला है। अब कैसे अलग होने वाला है? आज भाषा एवं बोली का ये जो चैप्टर है, देखिएगा आपके लिए एकदम बिल्कुल सरप्राइज वाले प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आपको डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, तो पेपर पेन सब कुछ लेके बैठिएगा, कॉपी जो भी आप जहां भी नोट्स बनाते होंगे, और जो कुछ भी सरप्राइज लगे, मजेदार लगे, उसे नोट जरूर कीजिएगा। और जो लगे कि हाँ ये एकदम धमाकेदार वाला प्रश्न है, बस उसके बदले एक ही चीज आपसे कहूंगा कि वीडियो जो है किसी के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि प्रश्न आपको कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या है आपके सामने कि भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया है। ये जो बोली है, इस बोली का नामकरण किसने किया है? मजेदार प्रश्न है ना। ये जो भोजपुरी बोली है, इसका नामकरण किसने किया, किसने रखा इसका नाम? ठीक है, तो चलिए, इसका नामकरण किया है रेमंड ने। इसका नामकरण किसने किया है? रेमंड ने। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई कि इसका नामकरण किसने किया है? रेमंड ने किया है। ईश्वर चंद्र गुप्त ने नहीं किया है, बांकीदास ने नहीं किया है, लल्लू लाल ने नहीं किया है रेमंड ने। तो जरा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कौरवी का नामकरण पूछे तो राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। कौरवी का नामकरण पूछे कि कौरवी बोली का नाम कौरवी किसने दिया, तो राहुल सांकृत्यायन ने। ब्रज नाम किसने दिया है? ईश्वर चंद्र गुप्त ने। राजस्थानी नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। डिंगल नाम किसने दिया है? अभी डिंगल किसे कहा जाता है, किस बोली को कहा जाता है, अभी आगे देखिएगा। डिंगल नाम बांकीदास ने दिया है। बिहारी बोली को बिहारी किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भोजपुरी रेमंड ने कहा है और मैथिली जो है कोलबुक ने कहा है। क्लियर हो गई बात? ये पूरा का पूरा अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। मजेदार प्रश्न है ये कि भोजपुरी बोली का नाम भोजपुरी किसने रखा, तो रेमंड ने रखा है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? लेख, शब्द, ध्वनि या वाक्य। इसमें से आसान सा प्रश्न है कि इसमें लेख जो है यह भाषा का अंग नहीं होता है, यह लिपि का अंग होता है। हम लिखते हैं तो उसको लेख कहते हैं। बाकी भाषा में आपको शब्द दिखाई देगा, भाषा में आपको ध्वनियां दिखाई देंगी, भाषा में आपको वाक्य दिखाई देगा। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। पहला वाला प्रश्न मजेदार था, है ना। ये दूसरा तो ठीक है, सब लोग कर ले जाएंगे, उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि कौन सी? देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो भाषा होगी, यानी कि राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी में होगी। तो वो कहां कहा गया है? वो अनुच्छेद 343। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अब इससे जुड़े हुए थोड़ा सा देख लीजिए, कौन कौन सा अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 343 याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 344 याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 345 याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 346 याद कर लीजिएगा और सीधे सीधे आप अनुच्छेद 351 याद कर लीजिएगा। इतना याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। वो कहां कहा गया है? 343 में कहा गया, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 344 में कहा गया है, अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग के गठन का निर्देश कहां है? अनुच्छेद 344 में है। ठीक है, अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्यों की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा
ठीक है, राज्यों की राजभाषा। अब राज्यों की राजभाषा को चुनने की स्वतंत्रता राज्यों को दी गई है। किस अनुच्छेद में पूछा जाएगा? तो 345 में दी गई है। ठीक है, अब 346 में कहा गया है कि संघ और राज्य के बीच में जो सूचना के लिए जो भाषा होगा उसका उल्लेख 346 में किया गया है। अब 351 में हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के प्रसार के लिए जो निर्देश दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 351 में दिया गया है। तो हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के निर्देश किस अनुच्छेद में? तब आप कहेंगे 351 में। लेकिन केंद्र की भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप कहेंगे 343 में कहा गया है। कहां पर? 343 में कहा गया है, 343। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बघेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? बघेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, अब जरा इसको देख लीजिएगा, बघेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बघेली बोली का जो जन्म होगा ना, वो कहां से होगा जरा देखिएगा। अब सौर सैनी से दो हिंदी निकलेगी, इसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी, इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी हिंदी। ठीक, इसी से एक और हिंदी निकलेगी, इसी को कहा जाएगा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी होगा। ठीक है, अब इसके बाद से सौर सैनी के बाद से मागधी। तो मागधी से जो हिंदी होगी वो होगी बिहारी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी। ठीक है, मागधी से हो जाएगा बिहारी हिंदी। फिर उसके बाद से ये हो जाएगा अर्धमागधी। और अर्धमागधी से जो होगा वो उसको कहा जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के बाद से अब आप ले लीजिए आखिरी इसको कहते हैं खस। अब खस से जो निकलेगी वो हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? पहाड़ी हिंदी हो जाएगी, पहाड़ी हिंदी। तो देखिए, एक पश्चिमी हिंदी, आपको राजस्थानी हिंदी देखने को मिलेगा, बिहारी हिंदी, फिर उसके बाद से पूर्वी हिंदी, फिर उसके बाद से पहाड़ी हिंदी। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले खड़ी बोली, ये पश्चिमी बोली में खड़ी बोली, फिर उसके बाद से कन्नौजी, फिर उसके बाद से बुंदेली, फिर उसके बाद से हरियाणवी हो जाएगा, और फिर उसके बाद से ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा। आपको कितना देखने को मिल गया? खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज, यानी कि 5 आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा, राजस्थानी हिंदी में आपको जयपुरी देखने को मिलेगा, जयपुरी हो जाएगा। आपको मारवाड़ी देखने को मिलेगा, आपको मालवी देखने को मिलेगा, मालवी, और आपको मेवाती देखने को मिलेगा। ठीक है, मेवाती देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से बिहारी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा भोजपुरी, फिर उसके बाद से मगही, फिर उसके बाद से मैथिली। ठीक है, मैथिली। ठीक, लेकिन अब पूर्वी हिंदी में अवधी, फिर उसके बाद से बघेली, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? पहाड़ी हिंदी।
अब पहाड़ी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा कुमाऊनी, कुमाऊनी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से गढ़वाली, ठीक है, और कुल्लुई, कुल्लुई, इतनी बोलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न क्या पूछा गया था, अब जरा इधर देखिएगा कि बघेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या ब्राह्मण से। तो बघेली का जन्म, ये रहा बघेली, बघेली का जन्म अर्धमागधी से हुआ है। बघेली का जन्म किससे हुआ है, तो अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। अर्धमागधी कहां गया, अर्धमागधी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बघेली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सी यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए अगला, ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके बड़े ही काम का है। अगला प्रश्न क्या लिखा, किस भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता, किस भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो किसके लिए नहीं किया जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बांग्ला के लिए नहीं किया जाता है। अब क्यों बांग्ला के लिए, बांग्ला के लिए अपनी लिपि है, बांग्ला के लिए बांग्ला लिपि होती है, ठीक है। तो किसका किसका हमेशा एक चीज याद रखिएगा, संस्कृत क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपकी हिंदी हो जाएगी ना, हिंदी, हिंदी हो जाएगी। हिंदी के बाद से आपकी मराठी, कोंकणी, नेपाली हो जाएगी, आपको मिलेगी मराठी, आपको मिल जाएगी कोंकणी, कोंकणी मिल जाएगी आपको, नेपाली मिल जाएगी, नेपाली मिल जाएगी, आपको बोडो मिल जाएगी, बोडो मिल जाएगी, आपको डोंगरी मिल जाएगी, डोंगरी मिल जाएगी, ठीक है, आपको सिंधी मिल जाएगी, सिंधी। ये याद रखिएगा, ये जो है संस्कृत आपको जो दिख रही है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी और सिंधी, ये जो कुछ भी आपको दिख रही है भाषाएं एवं बोलियां, ये किस लिपि में लिखी गई हैं, तो ये देवनागरी में लिखी गई है, ठीक है। तो मराठी देवनागरी में आपको मिलेगी, नेपाली आपको मिलेगी, बोडो आपको मिलेगी, लेकिन बांग्ला आपको बांग्ला लिपि में मिलेगी, आपको देवनागरी में नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है, नागरी, गुप्त, ब्राह्मी, फिर देवनागरी, पहले गुप्त फिर ब्राह्मी फिर नागरी फिर देवनागरी, पहले ब्राह्मी फिर गुप्त फिर नागरी फिर देवनागरी, या पहले गुप्त फिर नागरी ब्राह्मी फिर देवनागरी। इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आपको ब्राह्मी दिख रही होगी, सबसे पहले आपको कौन सी दिखेगी, आपको ब्राह्मी लिपि दिखेगी, और ब्राह्मी लिपि के बाद से आपको गुप्त काल में गुप्त लिपि दिखने को मिलेगी, फिर उसके बाद से नागरी लिपि का विकास होगा, और फिर उसके बाद से यही नागरी लिपि आगे चल करके थोड़ा सा और परिवर्तित होकर के हो जाएगी देवनागरी। इसका सही क्रम हो जाएगा ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ढूंढाड़ी बोली कहां की बोली है, ढूंढाड़ी बोली कहां की बोली है, कहां की बोली है ढूंढाड़ी बोली। अब ढूंढाड़ी बोली कहते किसे हैं, सबसे पहली बात है ढूंढाड़ी बोली कहते किसे हैं। ये जो पूर्वी राजस्थान की बोली आपको दिख रही है ना, पूर्वी राजस्थान की बोली, इसे ही ढूंढाड़ी बोली कहते हैं, और इसे ही ढूंढाड़ी बोली जानते किसे कहते हैं, जयपुरी को, जयपुरी को ही, जयपुरी को ही, जयपुरी को ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में ढूंढाड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में इसे क्षेत्रीय में जयपुरी को ढूंढाड़ी कहा जाता है, और ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, पूर्वी राजस्थान की एक बोली है, ठीक है। आगे देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ठीक है। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, पहली बात, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, है ना। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। और ये नागरी प्रचारिणी सभा की जो मासिक पत्रिका निकलती है, उसी पत्रिका में इन्होंने
नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका में इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो सुनिएगा, इस कंडीशन में आपको क्या होगा, इन्हीं की बात को मानते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं की बात का समर्थन करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने भी साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। और बार बार रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। ये जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसे ही वो हिंदी का पुराना भाग कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस कंडीशन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, कई लोगों ने कहा, लेकिन सबसे प्रमुख नाम दो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार कहां से शुरू हुआ था? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार जो है वो कहां से शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ भाई? ये देखिएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल होगा। अब पश्चिम बंगाल क्यों होगा पश्चिम बंगाल? ये क्यों होगा पश्चिम बंगाल? ध्यान से सुनिएगा। 1916-17 के समय में सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई 1916-17 में। इसके बाद पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बंगाल के जितने बुद्धिजीवी लोग थे, सबने इस बात का समर्थन करते हुए एक स्वर से यह बात शुरू की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो जब पूछे सबसे पहली बार किसने कहा, तब आप कहिएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। लेकिन जब पूछे कि कहां से, तब आप पश्चिम बंगाल कहेंगे। तब आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल कहेंगे। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, ये चार भाषा दिए गए। पूछा जा रहा आपसे कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो द्रविड़ आप जानते हैं, द्रविड़ कौन कौन सा हो सकता है? द्रविड़ आपका होगा कन्नड़ का होगा, कन्नड़ आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद से आपको मलयालम मिलेगा। ठीक है, मलयालम मिलेगा, आपको तेलुगु मिलेगा और आपको तमिल मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये द्रविड़ भाषा आपकी कोंकणी नहीं है, ये मराठी की समकक्ष भाषा है। और कोंकणी जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी। मराठी भी देवनागरी में और कोंकणी भी देवनागरी की लिपि में लिखी है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो द्रविड़ भाषा कौन कौन सी? आपको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और क्या आपको मिल जाएगा? मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु होगा और तमिल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? देवनागरी लिपि का पहला उल्लेख कहां मिलता है? देवनागरी लिपि का पहला उल्लेख कहां मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? साक्ष्य कहां है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जयभट्ट का गुजरात का अभिलेख, कृष्ण राज प्रथम का तेलगांव अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जानते क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ये हो जाएगा, सही ऑप्शन कि जयभट्ट का गुजरात अभिलेख, अब जयभट्ट का जो गुजरात अभिलेख है ना, वो 700 से 800 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी के बीच का ये अभिलेख है। ठीक है, ये राजा जयभट्ट, ये गुजरात के राजा जयभट्ट हैं। ठीक है, इसमें पहली बार जिस लिपि का प्रयोग किया गया उसे हम नागरी लिपि कहना शुरू किए।
इसमें जिस लिपि का पहली बार प्रयोग किया गया उसे हम नागरी लिपि कहना शुरू किए। बाद में यही नागरी लिपि और परिवर्तित होकर के और सुदृढ़ होकर के देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली बार देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां किस अभिलेख में मिलता है? तो राजा जय भट्ट के गुजरात अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस बोली को वैश्यवाणी बोली भी कहा जाता है? किस बोली को वैश्यवाणी बोली भी कहा जाता है? वैश्यवाणी बोली कहा जाता है, बताइए तो। अवधी को, हरियाणवी को, खड़ी बोली को या ब्रज को? हरियाणवी को, खड़ी बोली को या अवधी को या ब्रज को? तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात अवधी की करें, ठीक है, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी जान लिया जाए। मारवाड़ी के बाद से जयपुरी, जयपुरी जान लिया जाए। ठीक है, जयपुरी, और जयपुरी के साथ साथ, जयपुरी के साथ साथ मालवी भी जान लीजिए, मालवी भी जान लीजिए। ठीक है, जय। तो अवधी को कहा जाता है वैश्यवाणी, अवधी को वैश्यवाड़ी, अवधी को वैश्यवाड़ी के नाम से जाना जाता है, अवधी को वैश्यवाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मारवाड़ी को डिंगल के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ी को डिंगल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? डिंगल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जयपुरी को, जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। अभी तो ढूंढाड़ी बात आई है, ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाएगा, ढूंढाड़ी के नाम से। ठीक है, और मालवी को याद रखिएगा, मालवी को आवंती के भी नाम से जाना गया है या कहा गया है आवंती, मालवी को आवंती के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणवी को याद रखिएगा वांगरू के नाम से, वांगरू के नाम से हरियाणवी जो है वांगरू के नाम से जाना गया है, वांगरू के नाम से हरियाणवी बोली को वांगरू भी कहा गया है, हरियाणवी को, हरियाणवी को वांगरू भी कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वैश्यवाड़ी, अवधी, अवधी को वैश्यवाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। अगला, किस बोली को प्रायः डिंगल के नाम से जाना जाता है? डिंगल, डिंगल है ना, डिंगल के नाम से, डिंगल। देखिए अभी बताया ना डिंगल, यहाँ पे मारवाड़ी को किस नाम से? डिंगल के नाम से। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। किस बोली को प्रायः डिंगल के नाम से जाना जाता है? तो डिंगल कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी, मारवाड़ी हो जाएगा ना। देखिए मारवाड़ी, मारवाड़ी को डिंगल के नाम से हम जानते हैं, मारवाड़ी डिंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिंगल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न जरा यहां देखिएगा। तो ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज बोली, ब्रज बोली, ये जो ब्रज है यह हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो अभी बात कहां से छिड़ी थी, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी क्वेश्चन कौन सा था हम लोगों का? क्वेश्चन ये था कि ब्रज किस, ब्रज, क्वेश्चन हम लोग का ब्रज का था। तो ब्रज हमारा हो जाएगा कहां पर? ये ब्रज, ब्रज ये है। देखिए ब्रज क्या है? ब्रज ये है, ब्रज ये है। और ब्रज किस बोली के अंतर्गत आ जाएगा? किस भाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। ब्रज किसके अंतर्गत आएगा? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। ये रहा आपका पश्चिमी हिंदी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत? तो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी। ठीक है, ब्रज आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बांगरू किस उपभाषा की बोली है? बांगरू किस उपभाषा की बोली है? सेम यही क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बांगरू किसे कहते हैं। अब बांगरू किसे कहते हैं? अभी यहां बात छेड़ा था मैंने, क्या कहा था? बांगरू किसे कहते हैं? हरियाणवी को कहते हैं ना। बांगरू किसे कहते हैं? हरियाणवी को कहते हैं। अब बांगरू किस भाषा की बोली हो जाएगी? तो वो आपका यहां आ जाएगा। बांगरू किसे कहते हैं? हरियाणवी, ये रहा हरियाणवी, ये हरियाणा, ये भी किसकी है? ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये भी किसकी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी। बात क्लियर हुई ना? बांगरू किस
उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी। बांगरू, बांगरू मतलब हरियाणवी, बांगरू मतलब हरियाणवी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बांगरू का मतलब हरियाणवी, पश्चिमी बोली, हिंदी की बोली है। अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने या भामा ने? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि ने। पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने भाष्य लिखा और उसी महाभाष्य में उन्होंने सबसे पहली बार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। जबकि एक बात याद रखिएगा, भरत मुनि की रचना जो है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। उसी नाट्य शास्त्र में भरत मुनि अपभ्रंश को जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? विभ्रष्ट के नाम से उल्लेखित करते हैं। कौन सा? विभ्रष्ट, विभ्रष्ट। ठीक है, विभ्रष्ट। अपभ्रंश को ही विभ्रष्ट किसने कहा है? जब ये प्रश्न पूछे तब जाके हो जाएगा भरत मुनि। किसने? भरत मुनि ने। लेकिन अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है? तो महर्षि पतंजलि ने, या पंतजलि कहेंगे दिया। ठीक है, और किसने? अपने महाभाष्य के श्लोकों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जरा देखिएगा। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा अनुकरणहीन माध्यम है? भाषा अनुकरणहीन माध्यम है? ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, अनुकरणहीन थोड़ी है भाषा। ठीक है, भाषा अनुकरणहीन नहीं है, अनुकरण योग्य है, हीन नहीं। ठीक है, भाषा मात्र लिखित होती है, मौखिक नहीं होती, ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, संरचनाहीन होता है ना, ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात। तो भाषा प्रतीकात्मक होती है। हाँ, ये सही है, भाषा जो है यह प्रतीकात्मक होती है, भाषा जो है यह प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम कहां आपको देखने को मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार पुस्तकों के ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा यह जा रहा है कि खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किस पुस्तक में देखने को मिलता है? किसने किया था खड़ी बोली का पहला प्रयोग? तो अमीर खुसरो, याद रखिएगा, सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। ठीक है, तब हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। लेकिन यहां तो पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक में सबसे पहली बार, यानी कि खड़ी बोली में पूरी की पूरी पुस्तक सबसे पहली बार कौन सी लिखी गई? ये चार पुस्तक आपके सामने है, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। ठीक है, राइटर का नाम मैं बता दे रहा हूं, रचना का नाम इसमें से आप बताइए। राइटर का नाम है मिस्टर लल्लू लाल, लल्लू लाल, और लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग या पहला सर्वप्रथम खड़ी बोली में लिखा जाने वाला पुस्तक कौन सा है? तो प्रेम सागर। किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। लेकिन खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया है? खड़ी बोली के जन्मदाता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं हो जाएंगी कितनी? तो देखिएगा, एक हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी। ठीक है, फिर हो जाएगी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, अभी पीछे में लिखा था राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी। फिर उसके बाद से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। फिर उसके बाद से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये आपको इतने आपको दिखाई देगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि
5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न दिखेगा, निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। कौन कौन? तो पश्चिमी हिंदी की बोली हम लोगों ने देखा था कि खड़ी बोली, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में पहली बोली थी कौन? खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद से हमने देखा था कन्नौजी, कन्नौजी। फिर उसके बाद से था हरियाणवी, हरियाणवी। और हरियाणवी के बाद से एक और था कौन सा? बुंदेली, बुंदेली। और बुंदेली के बाद से था ब्रज, बुंदेली के बाद से कौन सा था? ब्रज। तो खड़ी बोली होगी, कन्नौजी होगी, हरियाणवी होगी, बुंदेली होगी, ब्रज होगी। ठीक है, बाकी यहां क्या क्या मिला लीजिए, कन्नौजी आपका होगा पश्चिमी हिंदी में, फिर उसके बाद से बुंदेली होगा, ब्रज होगा, बघेली नहीं होगा, बघेली नहीं होगा। बघेली किसमें होगा? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो बताइए आज की 20 प्रश्न कैसे लगे? भाषा एवं बोली के मजेदार प्रश्न। ठीक है, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और किसी दूसरे के पास शेयर कीजिए, जोड़िए लोगों को ज्यादा से ज्यादा। अगर लोगों को आप जोड़ने में मेरा साथ दे लगे तो मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे मजेदार प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।